अरविंद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसे महाराज साहब ने भी जिक्र किया कि हमें अभी यहाँ पर अटेंशन वाले पोजीशन में आना होगा, अटैकिंग पोजीशन पे आना होगा। क्या लगता है, क्योंकि सेवन सिस्टर पर भी खतरा है, हिंदुस्तान के लिए आने वाले समय में चैलेंजेस भी बहुत हैं, बदलती तस्वीरों को भी हम देख रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है हिंदुस्तान में कूटनीतिक तौर पर दबाव बनाना जरूरी है, क्योंकि पड़ोस में अगर कुछ हो रहा है तो हिंदुस्तान को जाहिर है कि फ्रंट लाइन पर आकर खेलना चाहिए। जी, फ्रंट लाइन पे आके खेलना तो चाहिए, पर हम्म। कूटनीतिक स्तर पर दबाव अगर आप चाहते हैं हम्म। कि विदेशी लोगों की सहायता से अगर हम वो दबाव बनाएं, तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ जो किया कराया है हम्म। वह विदेशी लोगों का ही है। हमें दरअसल अपने दुश्मन को पहचान करनी होगी कि यानी हमारा कि आप असली ये कहना दुश्मन चाह रहे हैं कि कौन है। पर्दे के पीछे कोई और है? बिल्कुल निश्चित रूप से है। हम्म। कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक क्षमता इतनी नहीं है हम्म। कि वह बांग्लादेश में और भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोले। पाकिस्तान को भारत बुरी तरह से आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। तो ऐसे में ये सोचना कि पाकिस्तान इसके पीछे है और केवल पाकिस्तान की क्षमताओं में है, तो यह मुझे लगता है कि खतरे को बहुत कम करके आंकना होगा। इसके पीछे दरअसल चीन और अमेरिका का भी पैसा लगा हुआ है, और यह दरअसल हम्म। पूरा जो दक्षिण एशिया में जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी का विस्तार है। और आप देखिए कि केवल चीन ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, तुर्की जैसा जो देश है वह तक यहाँ पे दखलंदाजी कर रहा है। उसने बांग्लादेश और पाकिस्तान से संधियां की है, तो उससे भी ये अंदाज लग रहा है कि भारत दरअसल एक बहुत ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ताकत की जो रस्साकशी होती है उसमें शामिल हो चुका है, और बांग्लादेश के जरिए वह प्लेटफॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत को काफी सतर्क रहना होगा, क्योंकि देखिए कि इन सारी लड़ाइयों का जो सबसे ज्यादा बड़ा फायदा है वो खासकर पश्चिमी ताकतों का है, क्योंकि लड़ाई अगर होगी तभी तो हथियार बिकेंगे, और हथियार बिकेंगे तभी तो उनके जो वहां के जो हथियार बनाने वाले जो लोग हैं उनको फायदा होगा। तो पूरी तरीके से एक रणनीति है, भारत को उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय में दो तरह की सोच के लोग हैं। पहले लोग ये सोचते हैं कि बांग्लादेश के जो आंतरिक मामले में हमें पूरी तरीके से हस्तक्षेप करके भारत के वर्चस्व को दिखाना चाहिए, हम्म। पर ऐसा सोचने वालों की संख्या बहुत ही सीमित है। जो ज्यादातर जो डिप्लोमेट्स हैं वो ये सोचते हैं कि बांग्लादेश के आंतरिक मामले में हमें सीधा सीधा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश के वे लोग जो कि भारत के पक्ष में है, ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं की हत्याएं हो रही है वहां, तो जो खासकर जो अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं उनकी भी हत्याएं हो रही है, हम्म। और जो खासकर ब्यूरोक्रेसी के जो बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उन पे भी हमले हो रहे हैं, वहां के जजों पे हमले हो रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू हिंदू पे हो रहे हैं। हम्म। तो हमें दरअसल अपने असली दुश्मन की पहचान करके हमें ये करना होगा कि हम या तो पूरे ही बांग्लादेश को अपने खिलाफ खड़ा कर देंगे, तो ये होगा कि हमारे जो चैलेंजेस है वो दोनों ही तरफ से बढ़ जाएंगे, पूर्व में हम्म। और पश्चिम में। पर भारत की क्षमताएं है उस लायक कि वह संभाल सकता है। एक बहुत ही ये काफी शर्मिंदगी भरा लगता है जब हमारे यहाँ के स्कॉलर हम्म। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक बोलते हैं। ये दरअसल वेस्ट का दिया हुआ है कि वो भारत को चिकन समझता है और उसको चिकन नेक बोलता है। तो काफी लोगों ने तो इसको करेक्ट किया है, पर मीडिया में क्योंकि ये फ्रेज पॉपुलर हो गया है, हम्म। भारत एक बहुत महाशक्तिशाली हाथी है। उसकी नेक को या उसकी गर्दन को दबाना इतना आसान नहीं है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो सोच लीजिए चीन के भी बस का नहीं है। बांग्लादेश तो उसके सामने, उसकी तो क्या औकात ही क्या है। तो हमारे पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में जो खास सेवन सिस्टर्स की जो स्वामी जी ने बात की वो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। उनका कल्चर वगैरह हर तरीके से देखें तो वो भारत से काफी समानताएं रखता है। और इस पूरे रीजन को संभालने के लिए मुझे लगता है कि अभी बेहतर यही होगा कि हम इंतजार करें। जो तारिक रहमान साहब जिनका जिक्र किया है उन्होंने हम्म। भारत के पक्ष में भी बयान जारी किए हैं। उनकी माँ जो शेख खालिदा जिया है उन्होंने भी पहले बयान जारी किए थे। और वर्तमान जो यूनुस साहब हैं वो दरअसल कठपुतली है, उनकी कोई ताकत नहीं है कि वहां की कट्टरपंथियों के सामने कुछ बोल सके। न वहां की जनता के वो नेता है, न नुमाइंदे हैं किसी भी तरह से। तो इसलिए उनसे संभल ही नहीं रहा है, ब्यूरोक्रेसी उनके यानी अंडर कि में नहीं है। कट्टरपंथी के इशारों पर मोहम्मद यूनुस काम कर रहे हैं। आऊंगी मैं जी आपके पास, बिल्कुल। आऊंगी मैं आपके पास। राज बिहारी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जमात, यूनुस और रहमान, आखिर बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी, और क्या लगता है कितना बड़ा एक तब्दीली जो है वो राजनीतिक तौर पर देखने को मिल सकता है बांग्लादेश में? देखिए, बीएनपी के रहमान निश्चित तौर पे वहां पर नए प्रधानमंत्री के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। जिस हम्म। तरह से उनका कल वहां पर स्वागत हुआ है उससे भी लगता है कि जनता का झुकाव उनकी तरफ होगा।
लेकिन जमात जितने जिस तरह से जमात के नेता प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं उनके पाक बांग्लादेश लौटने पर, ये भी माना जा रहा है कि उनकी दूरी तय है, उनकी दूरी बढ़ेगी तो ऐसे में जमात की तरफ से हो सकता है उनकी पार्टी पर भी हमले हों। हम्म। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अवामी लीग को वहां पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है, एक बिल्कुल नई बैन है, पार्टी हाँ। बनी है। लेकिन जिस तरह से वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये बात सही है कि मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं, अब अवामी लीग के बहुत सारे कार्यकर्ता मारे गए हैं। जिस दिन शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया उसी उसी दिन 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हम्म। तो वहां, लेकिन वहां पर जिस तरह से हालात बन रहे हैं, अगर एक वर्ग ये भी मान रहा है कि ये यूनिट सरकार नहीं चाहती, जो अंतरिम सरकार है, कि वहां चुनाव जल्दी से जल्दी चुनाव हो, तो हालात ये इसलिए भी बिगाड़े जा रहे हैं कि ज्यादा हालात बिगड़ जाए तो चुनाव ना हो और अंतरिम अंतरिम सरकारी सर वहां पर कामकाज संभालती रहे। तो जैसे तेजाब जी ने कहा कि ये सब वहां कठपुतली बने हुए हैं, असली खिलाड़ी कोई और है। तो ये भी बात सामने लाने वाली बात है कि भाई किस किस का वहां इंटरेस्ट है, कौन कौन वहां पर स्थिति बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। दूसरी दूसरी बात है कि अच्छा बिहारी साहब, तारिक क्योंकि रहमान अरविंद जी को ने भी वैसे जिक्र किया इस बात का कि इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं, क्या आपको भी लगता है कि वाकई अमेरिका और चीन है इसके पीछे? तो निश्चित देखिए, निश्चित तौर पर वहां पर जो बड़ी ताकतें हैं उनकी वहां पर पहले से ही दिलचस्पी रही है, और पूरा जो सत्ता से बेदखल करने का काम था उसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ था कि शोएब जी, शेख आप अपना हसीना चीन जाती है और बैकग्राउंड चीन से आवाज जो है भाग कर उस नॉइज आती को है। प्लीज कम करिएगा क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। जिस तरह से शेख हसीना को चीन की यात्रा के दौरान देश लौटना पड़ा, उसके तुरंत वहां उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया, तो चीन का बहुत बड़ा हाथ है। और चीन तो वहां बहुत लंबे हम्म। अरसे से बड़ी प्लानिंग करके पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां के युवाओं को भड़काने का काम कर रहा था, जो सरकार वहां नहीं देख पाई और ना रोक पाई। कि जिस तरह से वहां के युवाओं को चीन पढ़ने भेजा गया, इंजीनियरिंग पढ़ने भेजा गया, डॉक्टरी पर, और वो आकर वहां पर सरकार के खिलाफ लगातार आग उगलते रहे। देखिए, शेख हसीना की सरकार भी वहां पर, ये ठीक है, शेख हसीना की सरकार के समय देश ने आर्थिक तरक्की की, लेकिन जिस तरह से वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाई जानी चाहिए थी, शेख हसीना नहीं नहीं बना पाई। और शेख हसीना की भी मजबूरी थी कि चीन और पाकिस्तान के जो जो कुटिल चालें थी उनका सामना नहीं कर पाई। जहां तक भारत की बात है, भारत हिंदुओं का पक्ष लेता रहा है, लेकिन भारत जिस तरह से खुलकर सामने आना चाहिए था उस तरह से नहीं आ पाया, पहले भी नहीं आ पाया। लेकिन यह है कि अब जिस तरह से भारत में बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति समर्थन उमड़कर सामने आ रहा है, भारत के लोग भी मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को कोई कड़ी कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश के पड़ोस में जो पश्चिम बंगाल है, उससे भी एक बड़ी संजीवनी वहां के तस्करों को मिलती रही है। पश्चिम बंगाल में जिस बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है, वो वहां पश्चिम बंगाल सरकार उसको रोकना ही नहीं चाह रही है, बल्कि उस पार्टी के बड़े बड़े नेता, अभी अभी आपने देखा होगा कि जो मवेशियों की तस्करी, उसमें टीएमसी के कई नेता पकड़े भी गए हैं। ठीक है, बीएसएफ बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है, लेकिन बीएसएफ कोई वहां इतनी बड़ी तादाद में नहीं लगा दी गई है कि वो पूरे कार्रवाई, यानी कि कुल मिलाकर सरकार को जैसे हिंदुस्तान को कदम उठाना चाहिए उस तरीके से हिंदुस्तान ने कदम नहीं उठाया। शोएब साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। चुप रहना और यहाँ पर हिंसा को देखना, समझना और उस पर कुछ ना बोलना, वो भी कहीं ना कहीं हिंसा ही कहलाता है। और ऐसे में मुसलमानों की चुप्पी एक बड़ा मैसेज जरूर इस पूरे आवाम को दे रही है। शोएब साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, ऑडियो अनम्यूट करिएगा। जी देखिए तरन्नुम जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। अगर किसी पे जुल्म हो रहा है और हम खामोश बैठे हैं या वहां से हट जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात उस कत्लेआम शख्स के साथ मैं बराबर का हिस्सेदार माना जाता हूं। अगर आप खामोश बैठे हैं, खामोश नहीं बैठना चाहिए। देखिए, मैं बार बार ये बात कहना चाह रहा हूं कि वहां जो शेख हसीना और खालिदा जिया है, इनकी जंग हमेशा चलती है। अगर आप तारीख उठा के देख लें तो खालिदा जिया जाहिर सी बात जुनूस जो है, जाहिर सी बात काट का उल्लू है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
तो उसके साथ मिलकर इस तरह का अंजाम पहुंचा रही हैं। और जो आप देखिएगा बांग्लादेश का हाल जो आप देख लीजिएगा, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान से बुरा हाल हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो चूंकि हम आप बैठ के एक बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हैं इस पर नजर रखे होंगे, ऐसा नहीं पल पल की नजर रखे हैं वो, लेकिन वो चूंकि मुल्क का मामला है तो जाहिर बात सोच समझ के कदम उठाने वाली बात यहाँ पर आएगी। और अभी अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ममता बनर्जी वाली बात कही थी कि वहां पे वो हो रहे हैं। तो देखिए होता क्या, ममता बनर्जी देखिए हिंदुस्तान में या अपने बंगाल में तो उछल फान कर सकती हैं, जब दूसरे मुल्क का मामला आता है तो वहां पर उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। और जहां तक हमारे बॉर्डर जो है वो बहुत सख्त है, अगर कोई चुपचाप निकल भी आता है तो उसमें जांच चल रही है, आप देख रहे हैं एसआईआर चल रहा है, उसमें बाहर निकाला जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश फिर मैं बार बार आपसे कहूंगा, जो मेरा हिंदू भाई वहां पे बहुत परेशान है कि उनके आपसी झगड़े चल रहे हैं। अभी आपने कहा शेख हसीना का जब तख्ता पलटा गया तो वहां पे 600-700 लोग, 800 लोग, 1000-2000 लोग मार दिए गए। ठीक है, जाहिर पलटा के तो मारे जाएंगे, तो उसमें आप उसका खामियाजा मेरे हिंदू भाई थोड़ा दे देंगे। जिस तरह आप हिंदू भाइयों को निशाना बना रहे हैं, तो आप कम से कम, हिंदुस्तान ने हमेशा आपको लब्बैक कहा, हमेशा आपको तरजीह दी, कोई भी वजीर आजम रहा हो, चाहे हमारे राजीव गांधी से भी आप ले लें, इंदिरा गांधी के बाद से आप ले लें, तो मनमोहन सिंह जी हैं, मोदी जी हमारे, देखिए इतना बड़ा फैसला लिया। एक हिंदू भाई ने, तनु ये बात बताता चलूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शेख हसीना को हिंदुस्तान में शरण दी, जब वो पूरी दुनिया में उनको नहीं मिल रही थी, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूं इस बात को कहने के लिए कि हिंदुस्तान में एक हिंदू भाई ने भी इसकी मुखालफत नहीं की कि शेख हसीना को हिंदुस्तान में न रखा जाए, मोदी जी की मुखालफत नहीं की, सबने लगभग कहा। तो आज चाहिए कि मेरे जितने बड़े बड़े आलिम है, जितने बड़े सियासी लीडर मुसलमान है, वो मंदिर आम पर आकर बाइट दे, अगर बाइट से गुरेज करते हैं तो एक डिबेट देके उसको सोशल मीडिया पर डालें कि मैं इसकी मुखालफत करता हूं। और प्रधानमंत्री से जब अगर 100 हिंदू भाई कह रहे हैं उसका असर कम लगेगा, अगर 10 हिंदू कह रहे हैं उसका असर कम होगा, अगर 2 मुसलमान अगर इस बात को कहेंगे तो मैं समझता हूं ज्यादा फर्क आएगा। तो मेरी गुजारिश अपने आलिमों से भी रहेगी, सियासी लीडरों से भी रहेगी कि जब बाहर की जंग हो तो आपस में एक होके कम से कम हिंदुस्तान के साथ खड़े होइए और इसकी मुखालफत करिए। और यूनुस साहब से प्रधानमंत्री जी को पहली फुर्सत से बात करनी चाहिए, चूंकि ये बहुत ज्यादा हो गया है दिन ब दिन। देखिए तारीख बिल्कुल, और एक पड़ोसी होने के नाते भी एक अहम कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है।